सीता सोरेन तो शामिल हो गई बीजेपी में, लेकिन एक एग्जिट भी हुआ है एनडीए से। मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद इंडिया के संपर्क में है पशुपति पारस, ये जानकारी मिल रही है। आज शाम पटना में लालू यादव से मुलाकात करेंगे पशुपति पारस। पारस ने इंडिया से 6 सीटों की मांग की है। आरजेडी 3 सीटें देने को तैयार है, लेकिन नवादा पर पेच फंसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हाजीपुर पारस को और समस्तीपुर प्रिंस राज को देने पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो पशुपति पारस शामिल हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में। फिलहाल सीटों के मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। आरजेडी 3 सीटें देने को तैयार है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस ने क्या कहा। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो बड़ा सवाल ये कि अब क्या करेंगे पशुपति पारस और यहां तक हालात कैसे पहुंचे, क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं। क्या करेंगे पशुपति पारस, ये सवाल बना हुआ है। बिहार में दरअसल सीट बंटवारे से नाराज हैं। इंडिया में जो सीट बंटवारा किया गया उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई, इससे नाराज हैं। मोदी कैबिनेट से अब इस्तीफा दे दिया है। आज इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या इंडिया में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बातचीत की जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी एक संभावना है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तो दे ही चुके हैं, इंडिया में शामिल हो सकते हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर की सीट पर ही पेच फंसा हुआ था चिराग पासवान के साथ। आरजेडी के 3 सीट के ऑफर को हां भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि आरजेडी उन्हें 3 सीट का ऑफर दे रही है। नवादा पर पेच फंसा हुआ है। पशुपति पारस 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन खास सीट उनके लिए होगी हाजीपुर की सीट, जहां पर वो आमने सामने हो सकते हैं, चाचा और भतीजा। सीट शेयरिंग से उपेंद्र कुशवाहा भी लेकिन नाराज है, ये जानकारी मिल रही है। सिर्फ काराकाट सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सुपौल या सीतामढ़ी सीट भी चाहते थे कुशवाहा, लेकिन उन्हें 1 सीट मिली और काराकाट की 1 सीट मिलने से वो नाराज हैं। सुपौल या सीतामढ़ी सीट भी चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर कर चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। 2024 में बिहार में एनडीए में 2 सीट चाहते थे। काराकाट के अलावा सुपौल या सीतामढ़ी भी चाहते थे वो, यानी उन्हें 2 सीट मिले। 2014 में एनडीए के साथ 3 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2014 में भी 3 सीटों पर ही चुनाव जीती थी आरएलएसपी। 2019 में महागठबंधन के साथ 4 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2019 में काराकाट, उजियारपुर ये 2 सीट थी जिस पर वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। तो ये अभी तक रहा है और इस वजह से वो 1 से ज्यादा सीट चाहते थे। बिहार में कुछ सीटें बदली गई हैं, आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। वो लोकसभा सीट 2019 में किस पार्टी के पास थी और 2024 में किसके खाते में आ गई है, यानी बदल गया है समीकरण। शिवहर सीट 2019 में देखिए ये बीजेपी के पास थी और 2024 में अब ये जेडीयू के खेमे में चली गई है। तब लवली आनंद वहां से सांसद हुए, लेकिन अब ये जेडीयू के खेमे में चली गई है। इसके अलावा लवली आनंद ही वापस चुनाव लड़ सकती हैं। गया सीट 2019 में जीतन राम मांझी के पास थी, 2024 में भी हमको ही मिली है और वो खुद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी एक बार फिर उन्हीं की पार्टी को ये सीट मिल गई है। लेकिन 2019 में जेडीयू के पास थी जो सीट, जो उपेंद्र कुशवाहा 2019 में जेडीयू के पास थी और 2024 में अब आरएलएसपी को दे दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ 1 काराकाट सीट मिलने से नाराज हैं। वो 1 और सीट चाहते थे। नवादा सीट की अगर बात करें तो 2019 में एलजेपी के पास थी, 2024 में वो बीजेपी के खाते में आ गई है। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर यहां से अब 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। अमित शाह के घर पर राज ठाकरे की बैठक हुई, उनके साथ मुलाकात हुई, एनडीए में शामिल होने पर बातचीत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। राज ठाकरे और विनोद तावड़े की भी मुलाकात हुई है। तो राज ठाकरे की मुलाकात विनोद तावड़े से भी हुई और फिर गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई है मुलाकात, एनडीए में शामिल होने पर बातचीत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी है ये कि कैसे अभी भी लगातार 2024 से पहले साथ में कुनबा बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ एनसीपी शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी और अजित पवार एनसीपी गुट। क्या उसमें राज ठाकरे भी शामिल होंगे, बड़ा सवाल। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे एनडीए में आएंगे, उनकी क्या है मांग, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं राज ठाकरे। एक सीट जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी दक्षिण मुंबई की है और दूसरी सीट शिरडी की है। ये 2 सीटें वो मांग रहे हैं। किस तरह से वो तैयार हुए, किस तरह से वो एनडीए के साथ आने के लिए तैयार हुए हैं, आइए इसके बारे में भी बता दें। जानकारी है कि फडणवीस और शिंदे से उनके अच्छे रिश्ते हैं। महायुति के घटकों को दिक्कत नहीं है अगर शामिल होते हैं राज ठाकरे, यानी बाकी जो घटक दल हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर राज ठाकरे शामिल होते हैं। मुंबई दक्षिण पर दावा छोड़ने के लिए भी तैयार है बीजेपी को उनके आने से, लेकिन फायदा क्या होगा, आइए ये भी आपको बताते हैं। महायुति को मजबूत कैंडिडेट मिलेगा, एक मजबूत चेहरा साथ में आएगा, एक मजबूत वक्ता मिलेगा। राज ठाकरे अपनी शैली में हमले करेंगे, जिस तरह से वो हमलावर रहते हैं, जिस तरह के वो बयान देते हैं, तो एक मुखर चेहरा होगा साथ में। उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में भी मदद मिलेगी, यानी उद्धव ठाकरे के साथ अगर कोई सहानुभूति है तो उन्हें कमजोर करने में भी राज ठाकरे साथ आते हैं तो मदद मिलेगी। इसके अलावा अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात पर एनसीपी शरद गुट ने क्या कहा है वो भी बता दें। उन्होंने कहा है कि रेलवे इंजन की दोहरी भूमिका आज स्पष्ट हो गई है। राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात सत्ता की लाचारी है, ये कहा गया एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से। ईडी जांच से बचने की ये कोशिश है। एनसीपी शरद पवार गुट से ये आरोप लगाया गया कि राज ठाकरे भी इस वजह से मुलाकात करें क्योंकि उन पर भी दबाव है। हमारे साथ राजीव सिंह जुड़ गए हैं, टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मुंबई से। राजीव, राज ठाकरे की मुलाकात हो गई है, तमाम जानकारियां मिल रही हैं, उनके साथ आने को किन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और किस हद तक बातचीत हो चुकी है। क्या अब औपचारिकता मात्र है या अभी कहीं पर पेंच फंसा हुआ है? राज ठाकरे की मुलाकात से पहले क्या तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक राज ठाकरे से मुंबई में रहते हुए ही पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बीजेपी के नेता, एकनाथ शिंदे ग्रुप के नेता लगातार मुलाकात कर रहे थे। कोशिश यही थी कि उन्हें एनडीए के खेमे में लाया जाए और उसमें सफलता भी मिली। राज ठाकरे लगभग सब कुछ तय होने के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और बहुत ही सकारात्मक माहौल में अमित शाह से उनकी चर्चा हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है कि लगभग अभी बीजेपी 1 सीट उन्हें देने को तैयार है, दक्षिण मुंबई की। दक्षिण मुंबई की सीट पर चूंकि अरविंद सावंत जो हैं एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर माने जाते हैं, 2 बार से लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे। यहाँ पर अगर जब एमबीए गुट से मिलिंद देवड़ा लड़ने वाले थे, लेकिन चूंकि मिलिंद देवड़ा भी अब एकनाथ शिंदे का दामन थाम चुके हैं, ऐसे में ये इस सीट पर एक उम्मीदवार की खोज हो रही थी कि मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है जो कम से कम मराठी वोट बैंक को सेंध लगा चुके हैं। हालांकि राहुल नार्वेकर के नाम की चर्चा थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बाद में राज ठाकरे की एंट्री हुई और ये माना जा रहा है कि अगर राज ठाकरे यहां से बाला नांदगांवकर को उतारते हैं तो बाला नांदगांवकर इस क्षेत्र में विधायक के तौर पर भी लंबे समय तक काम करते रहे हैं। मराठी वोटरों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है और राज ठाकरे जिस तरह की शैली रखते हैं, जिस तरह की भाषण देते हैं, उससे कहीं ना कहीं मराठी वोट बैंक को डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी। राज ठाकरे का अगर पूरा का पूरा चुनावी इतिहास देखें तो औसतन लगभग 2.25% वोट हमेशा उनके साथ में रहा है और ये किसी भी उम्मीदवार के हारने और जीतने में एक बड़ी भूमिका तय कर सकता है। दूसरी सीट को लेकर भी चर्चा चल रही है। शिरडी शुरुआत में कहा गया था, क्या दूसरी सीट भी मिलेगी या एक ही सीट पर बातचीत फाइनल होगी? देखिए, अभी तक तो एक ही सीट के लिए हामी भरी गई है, दूसरी सीट की मांग जरूर की गई थी, यह भी चर्चा थी शिरडी, लेकिन शिरडी के
शिरडी पर तो बीजेपी राजी नहीं हो सकती, क्योंकि शिरडी को लेकर उनके पास पहले से ही कई बड़े उम्मीदवार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नासिक और पूना दो ऐसी जगह है जहां पर राज ठाकरे की पार्टी मन से अपना अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, खासतौर पर अगर नासिक की बात करें तो। क्योंकि नासिक में एक समय ऐसा भी था जब राज ठाकरे ने पार्टी बनाई थी तो वहां पर कारपोरेशन की सत्ता में वो काबिज भी रही है, तो वहां पर उनका अच्छा खासा पैठ है, उनकी अच्छी खासी पूरी कार्यकर्ताओं की फौज है जहां पर वो टफ फाइट दे सकते हैं। ऐसे में अगर शिवसेना, अजित पवार ग्रुप और साथ साथ में बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा तो वो भी सीट राज ठाकरे निकाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी अगर ये सीट देने को राजी भी होती है तो वहां पर वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ाना चाहती है। तो अभी ये आधिकारिक तौर पर क्लियर नहीं कि अगर 2 सीट मिलेगी तो क्या राज ठाकरे अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे, आपके मुताबिक फाइनल है, चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे? दूसरी पर बातचीत जारी है। हो सकता है बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर उनका उम्मीदवार मैदान में उतरे, बीजेपी वो सीट शायद ना छोड़े, लेकिन उस पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि औपचारिकता मात्र है। राज ठाकरे जिस तरह से मिले, जिस तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में उनकी मुलाकात हुई, वो जल्दी शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राज ठाकरे से गठबंधन पर मुंबई में भी मंथन हो रहा है। मुंबई में सीएम शिंदे के घर बड़ी बैठक जारी है। शिंदे गुट के सभी सांसदों की ये अहम बैठक चल रही है। फडणवीस के बंगले पर भी मीटिंग हुई है। अजित पवार और फडणवीस की भी मुलाकात हुई है। यानी तमाम जो घटक दल हैं उनमें आपस में भी बातचीत हुई है और अपने अपने सांसदों के साथ भी अहम बैठक हुई है। शिंदे गुट के सभी सांसदों की बैठक चल रही है। साथ ही दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी अहम बैठक हुई है।